जय श्री राम सभी को। कल हमारी वीडियो में नेशनल इनकम का कुछ पार्ट कवर किया था हमने। आज बचा हुआ पार्ट कवर करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो, आप लोग नहीं कर रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़े। पहले तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है नेशनल इनकम की डेफिनेशन में आएगा। डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ एग्रीगेट्स के बारे में सीखेंगे, एग्रीगेट की डेफिनेशन कैसे बनती है, फॉर्मूलाज कैसे यूज़ होते हैं। उसके बाद हम जाएंगे जीडीपी एट जीडीपी एंड द वेलफेयर में, और और कुछ कंसेप्ट पता है, नॉमिनल और रियल जीडीपी, बचा हुआ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। फिर उसके बाद हमारे जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है और कुछ लिमिटेशंस है, उसकी प्रिकॉशंस भी है, वो सब डिस्कस करके आज चैप्टर क्लोज करेंगे इसको, ठीक है। तो प्रिसाइज रखेंगे इसको भी, ताकि विद इन 2 आवर्स आपका ये नेशनल इनकम पूरा यूनिट ख़त्म हो जाए, पेपर के टाइम पे आपको इजीली रिकॉल हो सके सब, ठीक है। तो करते हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर है 6005303868, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप करो और नोट्स ले लो भाई। ओके, चलते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो भी हम फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, मैंने कहा जो भी हम फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, हम में कौन आता है, कहता है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम तो तुम्हें पता है 4 तरह की होती है, अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं। रेंटल इनकम जो लैंड बिल्डिंग वगैरह की मिलती है, सैलरी वेजेस लेबर के लिए जो मिलती है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी कैपिटल के ऊपर बड़ा इंटरेस्ट मिलता है, और बिजनेस में अगर हम ऑन्टरप्रेन्योर सर्विसेज यानी ओनर वाली सर्विसेज देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। तो 4 तरह की हमारी फैक्टर इनकम्स है, वो अर्न करते हैं अगर हम कौन, हम नॉर्मल रेजिडेंट। यानी कि अगर मैं कहूँ फैक्टर इनकम का टोटल करो, किसकी फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट की ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर या ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल सा नेशनल इनकम। अगर नॉर्मल रेजिडेंट फैक्टर इनकम कमा रहा है हमारी कंट्री का, तो हम उसको क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। बस 1 साल की इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहा है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। इनकम में आएगा फैक्टर इनकम्स, बस सिंपल सा, ठीक है। अब पॉइंट बनता है सर फैक्टर इनकम तो आपने बता दिया, एक पॉइंट और है नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन लोग हैं, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या कहती है, कहता है पर्सन जो ऑर्डिनरी रिसाइड करता है, यानी कि रहता है जिस कंट्री में एक या एक से ज़्यादा साल के लिए, तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट मान लेते हैं। यानी कि एक पर्सन, अगर मैं इंडिया में ही रहता हूँ, मतलब जम्मू में ही रहता हूँ, तो मैं नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का हुआ, इंडिया का, राइट। तो ऐसे ही कह रहा है कि वो पर्सन जो ऑर्डिनरली 1 साल से ज़्यादा एक कंट्री में रहता है उसको हम कहते हैं वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट रहता है। प्लस एक कंडीशन और है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब पैसे वाला इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस कंट्री में लाई करता है, बस इतना समझो। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है कि क्या होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं फॉरेन में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे इनकम अर्न करता हूँ, बट वो इनकम ना अपनी फैमिली मेम्बर्स को इंडिया में भेजता हूँ। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में नहीं है, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर है जहाँ पे मेरी वेल्थ है, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स है, जहाँ पे मैं सारा एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ। तो आप समझे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये नहीं होता कि मैं जहाँ पे कमा रहा हूँ। इकोनॉमिक इंटरेस्ट सारे फैक्टर्स को मिला के लिया जाता है कि मैं किस कंट्री में खर्चा कर रहा हूँ, कहाँ पे मेजर पोर्शन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये सारे डिसीजंस को देख के मेरे को पता चलता है मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है, राइट। अगर मैं बाहर रह भी रहा हूँ, मैं इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो जी मैं इंडिया में इंटरेस्टेड हूँ ना, मेरा पैसा तो यहाँ पड़ा है, मेरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे, मैं उनको पैसा भेज रहा हूँ। अगर मैं खर्चा भी यूएस में कर रहा हूँ, वहीं पे रह रहा हूँ, तो देन दैट मीन्स मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे। बट यहाँ पे मेजॉरिटी पोर्शन में इंडिया में खर्च कर रहा हूँ, इसलिए मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में। तो हमें 2 चीज़ें देखनी है, एक साल से ज़्यादा रहना चाहिए, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका उस कंट्री में होना चाहिए जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है। वो किसी भी कंट्री में हो सकता है, बट ठीक है, ये दोनों कंडीशन मैच करेंगी, जिस कंट्री में रह रहा है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है, तो हम उसको क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। अब कहता है नॉर्मल रेजिडेंट, ये एन आर नॉन रेजिडेंट नहीं है, दिस इज नॉर्मल रेजिडेंट। कहता है नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड करते हैं बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो भी इंडिविजुअल और जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो दोनों नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट होते हैं, बिल्कुल। हमारे इंडिया का कोई इंस्टीट्यूशन फॉरेन में है, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट है, ठीक है। तो कहते हैं
कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो कंट्री का सिटीज़न भी हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में पैदा हूँ, सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं बाहर जाके रह रहा हूँ तो मैं इस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट अगर मैं हूँ, ठीक है, मान लो, बट अगर मैं इस कंट्री में रह रहा नहीं हूँ, मैं कहीं और से हूँ, मान लो मेरा बर्थ हुआ है मान लो चाइना में, तो उधर से अगर मैं इंडिया में आके रह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बाय बर्थ रेजिडेंट जो है वो इंडिया का ही होना चाहिए। मैं बाहर से आके भी यहाँ रह सकता हूँ, उसको भी हम नॉर्मल रेजिडेंट मांगेंगे अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्लस 1 ईयर। ओके, तो लास्ट जो है कहता है कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, हम उनको कहीं नहीं काउंट करते, हम उसको अपनी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं काउंट करते, ना बाकी कंट्रीज उसको अपना नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, अगर इनका कोई ऑफिस कोई इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया में होगा, कोई प्लेस में है, हम उनको तब भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। उस इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। मान लो अगर कोई इंडियन उस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है वर्ल्ड बैंक में, तो मैं उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानूंगा, जो बंदा काम कर रहा है उस इंस्टीट्यूशन, अगर वो इंडिया में है उस इंस्टीट्यूशन को नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानूंगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, अगर कंट्री में है तो उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री नहीं मानेंगे। बट अगर कोई इंडियन उस कंट्री में काम कर रहा है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे। ओके, अगला पॉइंट कहता है एक पर्सन रोज बॉर्डर क्रॉस करता है। रोज बॉर्डर क्यों क्रॉस करता है? मान लो वो इंडिया में रह रहा है बट नेपाल में काम करता है, तो वो डेली इंडिया से नेपाल जाता है काम करने के लिए, मगर हम मानते हैं कि जिस कंट्री में वो रह रहा है ना, वहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तो हम उसको वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। तो वही लिखा है हमने, क्या द पर्सन हु क्रॉस बॉर्डर ऑफ द 2 कंट्रीज डेली इन ऑर्डर टू वर्क इन 1 कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री, उसको हम किसका रेजिडेंट मानेंगे? आर रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री इन विच दे लिव, जिस कंट्री में वो रह रहा है। मान लो इंडिया का बंदा नेपाल जा रहा है, तो वो वर्क करने के लिए नेपाल जा रहा है, वर्क नेपाल में, रह रहा है इंडिया में, तो मैं उसको इंडिया का रेजिडेंट मानूंगा। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर लिविंग। उसके बाद कहता है ऑफिशियल्स। अब कुछ ऑफिशियल्स, कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं यहाँ के, इंडिया के, मान लो रॉ का कोई एजेंट है, बाहर जाके स्पाई बना हुआ है, इंडिया के लिए कोई काम कर रहा है, एम्बेसीज, इंडियन एम्बेसीज, अगर कोई US में एम्बेसीज, पता ना तुम्हें, तो उन एम्बेसीज में, ऑफिशियल्स में, डिप्लोमेट्स में, हमारा कोई आर्मी जनरल कोई बाहर जाके किसी मिशन में रह रहा है, 1 साल से ऊपर रह रहा है, 4 साल हो गए हैं, उसको हम इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे, क्योंकि उनकी पोस्ट इतनी हाई है कि उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, उनका जॉब ही वहीं पे है। ठीक है ना, वो हमारे इंडिया के लिए ही वहाँ गए हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। एम्बेसीज जो होती है वहाँ पे जो इंडियन वर्क कर रहे हैं, दे आर नॉर्मल रेजिडेंट। ओके, तो वही चीज़ इसने लिखी है, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री टू विच दे बिलोंग, जिस कंट्री में वो बिलोंग करता है। मतलब US की एम्बेसी अगर इंडिया में होगी, उसका भी नॉर्मल रेजिडेंट US के माने जाएंगे। हमारी एम्बेसी चाइना में है तो वो एम्बेसी हमारी होगी। ठीक है, हमारा नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होगा, यानी कि इंस्टीट्यूशन भी काउंट होते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ फॉलोइंग लोग हैं जिनको हम कभी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते हैं, नॉट टू बी ट्रीटेड एज, कौन? फॉरेन विजिटर। अगर कोई विजिटर आता है, चाहे वो 1 साल से ऊपर है, तब भी हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानते, क्योंकि 1 साल से ऊपर रह रहा है बट वो किस पर्पज से आया है? विजिटर के, तो हम कह सकते हैं उनको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेसल्स, फॉरेन वेसल्स जो होती हैं, शिप्स वगैरह, ये जो ट्रेवल करती है, 6-6 महीने बाहर रहते हैं, तो अगर कोई फॉरेन वेसल हमारे इंडिया में आई है तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट काउंट नहीं करेंगे हमारी कंट्री का। तो अगर कोई हमारी वेसल बाहर होगी तो हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट काउंट करेंगे। ठीक है, और उनके क्रू मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जो उनका वो नहीं होता, जो उधर वर्क कर रहे होते हैं उस शिप के अंदर, उसको क्रू बोला जाता है, तो उनको हम नहीं मानते। अगर कोई फॉरेन वेसल है, हमारी इंडियन वेसल को तो हम मानेंगे। सीजनल वर्कर्स, मान लो कश्मीर में जैसे सेब वगैरह बड़े फेमस है, तो सीजनल काम है, तो सीजनल में मान लो वो अफ़गानिस्तान से लेबर लेकर आते हैं कटिंग हार्वेस्टिंग करने के लिए, या कोई भी काम करने के लिए, सीजनल है, 2-3 महीने के लिए आते हैं, तो उन वर्कर्स को मैं यहाँ पे कभी काउंट नहीं करूँगा नॉर्मल रेजिडेंट में। ठीक है, फॉरेनर्स हुज, हाँ ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा है। मान लो मैंने ना एक ऑर्डर करी मशीन, मान लो मैं एक प्लांट लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे एप्पल ने प्लांट लगाया ना हमारे यहाँ, मान लो मैं वही प्लांट लगा रहा हूँ, उसको बनने में लगेगा 2 साल। वो जो इंजीनियर्स हैं जो उधर काम कर रहे हैं, वो फॉरेन से आए हैं, मान लो USA ने अपने भेजे हैं या कहीं और से आए हैं, तो वो जो प्लांट लग रहा है उसको 1 साल से ज़्यादा लगेगा। तो जो वो वर्कर है जो वहाँ से यहाँ आया है काम करने के लिए, वो किस पर्पज़ से आया है? उसको इंस्टॉल करने के पर्पज़ से उसको कंपनी ने भेजा है, तो मैं उसको नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानूंगा हमारी कंट्री का।
राइट, इवन इफ वो 1 साल से ज़्यादा है रह रहे। कहता था फॉरनर्स हु आर एम्प्लॉयज़ ऑफ नॉन रेजिडेंट एंटरप्राइजेस, बाहर के एंटरप्राइज के एम्प्लॉय है और जो हमारी कंट्री में आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टॉलिंग मशीनरी, बस मशीन इंस्टॉल करने आया और किसी काम से नहीं आया। ठीक है, तो हम इन लोगों को मानते हैं नॉर्मल रेजिडेंट और नहीं मानते। आप एक बार इसको अगर गो थ्रू करना चाहोगे फिर से रिपीट कर लेना, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या है, कहता है इंडियन ऑफिशियल्स वर्ड आ गया। ऑफिशियल जहाँ मर्जी काम कर रहा हो, रेजिडेंट है, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे इसको, एनआर। ठीक है, एनआर। कहता है अ चाइनीज टूरिस्ट वर्ड आ गया, हु स्टेज इन इंडिया फॉर 2 months। टूरिस्ट आ गया तो भाई सीधी बात है रेजिडेंट नहीं है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट, नॉट। ठीक है, आगे आ गया इंडियंस गोइंग टू श्रीलंका फॉर वॉचिंग क्रिकेट मैच। इंडियन पीपल क्रिकेट देखने कहाँ जा रहे हैं, श्रीलंका। नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का चेक करना है ये भी देख लो एक बारी, क्वेश्चन में लिखा है इंडिया का। अगर कोई क्रिकेट देखने वहाँ जा रहा है तो वो तो आ जाएगा ना वापस, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट तो इंडिया का हुआ ना। बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पे नो लिख देते कि श्रीलंका मैच देखने गए, श्रीलंका का मान लेते कि श्रीलंका का पूछ रहे नॉर्मल रेजिडेंट, तो ऑब्वियसली श्रीलंका का नहीं है, बट इंडिया का तो है ना। हम पूछ किसका रहे, नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया का। तो क्वेश्चन ध्यान से, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, रेजिडेंट मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। कहता फॉरनर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। WHO को हम मानते नहीं है, फॉरनर उसमें काम कर रहा है, हमारा क्या। इंडियन अगर उसमें काम कर रहा तो मैं उसको नॉर्मल रेजिडेंट मानता, फॉरनर WHO में काम कर रहा है, मैं दोनों को ही नहीं मानूंगा, तो मैं कहूँगा नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट। फॉरनर विजिटिंग इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये भी एक काइंड ऑफ वही हुआ जैसे हमने ऊपर बढ़ा टूरिस्ट वाला, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आ रहा है, कोई स्पेसिफिक पर्पस तो है नहीं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, राइट। अगर 1 साल से भी ज़्यादा रह रहा है बट वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अमेरिकन सिटीजन विजिटिंग इंडिया फॉर अटेंडिंग बिजनेस कॉन्फ्रेंस, यार तुम्हें समझ आएगी, कॉन्फ्रेंस करने आए यार, यहाँ रहा थोड़ी रहा, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉट और नॉर्मल रेजिडेंट। फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, फॉरेनर वर्क कर रहा है यार, इंडियन थोड़ी वर्क कर रहा है। एम्बेसी को मानेंगे बट फॉरेनर को थोड़ी मानेंगे। उस एम्बेसी में चाइनीज पीपल काम कर रहे हैं तो मैं उनको थोड़ी नॉर्मल रेजिडेंट मान लूंगा, उस एम्बेसी को मानूंगा, इन लोगों को नहीं मानूंगा। तो नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट। अगर इंडियन उस एम्बेसी में काम कर रहा होता फिर उसको मानता, क्योंकि हम एम्बेसी को इंडियन मान रहे हैं तो उसके अंदर जो काम कर रहे हैं वो इंडिया के लिए कर रहा है, तो नॉर्मल रेजिडेंट। अच्छा, इंडियन वर्कर क्रॉसिंग बॉर्डर्स डेली, वो आ गया, रेगुलरली वर्क करने जा रहे हैं नेपाल में, नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि वो कहाँ पे रह रहा है, इंडियन वर्कर्स है, मतलब इंडिया में रह रहा है, वर्क करने नेपाल में जा रहा है। एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बच्चे एम्बेसडर आ गया, ऑफिशियल्स, एम्बेसडर्स, एम्बेसीज वाले एम्बेसडर्स, इनको तो हम हमेशा नॉर्मल रेजिडेंट मानते चाहे जहाँ मर्जी रहो देश के बाहर। कहता है जर्मन वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन द ऑफिस ऑफ IMF को हम मानते ही कुछ नहीं है, तो उसमें डायरेक्टर काम करे, कोई भी काम करे, तो हमारे लिए क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट। कहता है सम फॉरनर टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year, देखो लेस देन 1 year भी, और कह रहा है फॉरनर टेक्निकल एक्सपर्ट, वही आ गया, मशीन वगैरह इंस्टॉल करने आए, नॉट अ नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, लोकल पीपल ऑफ इंडिया वर्किंग इन ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया, IMF के अंदर काम कर रहे हैं कौन, लोकल पीपल ऑफ इंडिया, तो रेजिडेंट मानेंगे। IMF को नहीं मानते, उसके अंदर इंडिविजुअल काम कर रहा है उसको मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अगर फास्ट लग रहा हो तो एक बार फिर से ये वाला पार्ट देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। एग्जांपल्स बताओ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम की, मतलब ये इसमें बताओ डोमेस्टिक इनकम अकाउंट होगा कि नहीं होगा, नॉर्मल रेजिडेंट में इसमें नेशनल इनकम अकाउंट होगा कि नहीं होगा, वही हम देख रहे हैं। अगर रेजिडेंट है तो काउंट होगा, नॉन रेजिडेंट है तो नहीं काउंट होगा। और रेजिडेंट क्या बोलो, नॉर्मल रेजिडेंट होगा तो काउंट होगा, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा तो नहीं काउंट होगा। ओके, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। डोमेस्टिक इनकम में क्या कहता है इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सेम लाइन ऊपर की तरह है, बस इसमें एक चीज़ का फर्क है, क्या, ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की बात नहीं करता, ये कहता है जो कमाई मेरे देश के अंदर हुई है, मतलब मेरी बाउंड्रीज के अंदर, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर हुई है, उसको मैं मानूंगा डोमेस्टिक इनकम, सीधी सीधी बात। ये नहीं कहता कि किसने कमाया, नेशनल इनकम कहता है हमारे लोगों ने कमाया तो जी इनकम में काउंट होगा, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट हमारे लोग। डोमेस्टिक इनकम कहता है अगर मेरे देश में कमाया तो वो काउंट होगा डोमेस्टिक इनकम में, चाहे वो फॉरेनर है, फिरंगी है, चाहे वो इंडियन है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कमाया किसने है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे देश में कमाया तो मैं इसको डोमेस्टिक इनकम में काउंट करूंगा। नेशनल इनकम में हमारे लोगों ने कमाया वो काउंट होगा, डोमेस्टिक इनकम में हमारे देश में कमाया वो काउंट होगा। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट में अगर हमारे बंदे ने बाहर भी कमाया तो हम काउंट कर रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम में अगर कोई बाहर जाके कमा रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे बाउंड्रीज के अंदर नहीं कमा रहा, बाहर कमा रहा है, ठीक है, चाहे वो मेरा अपना है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना। कहता है
जो भी फैक्टर इनकम कमाई है कहाँ पे, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। अब डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन यूएन बताता है क्या है, कहता है अकॉर्डिंग टू यूएन डोमेस्टिक टेरिटरी होती है इकोनॉमिक टेरिटरी, या फिर कह लो जो पॉलिटिकल टेरिटरी होती है जो एक गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है। एक जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल टेरिटरी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर कर रही है, जिसका इन्फ्लुएंस है उस जगह पर, तो कह सकते हैं कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। ठीक है, जहाँ पे गुड्स और कैपिटल फ्रीली ट्रेवल हो उस कंट्री के। ठीक है, कहता है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। सबसे पहले जो भी हमारी बाउंड्रीज है, जो मैप देखते हो ना, उसमें जो बाउंड्रीज होती है, ऐसा मैप है जो हमारा, क्या बना रहा हूँ ये मैं, ऐसा मैप है ना। ठीक है, इसके अंदर जो आएगा वो हमारे डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। बट कहता है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर कुछ पार्ट होता है जो हमारा होता है, इंटरनेशनली मेन वाटर्स में, उसके अलावा इंटरनेशनल बोला जाता है। जैसे हमारी सी कोस्ट है ना, गुजरात, मुंबई, ये सब की। ठीक है, अब इन सी कोस्ट के पास जो वाटर होगा वो भी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर होगा। जैसे हम माइल्स काउंट करते हैं, किलोमीटर्स काउंट करते हैं, वैसे ही वाटर सी के अंदर हम नॉटिकल्स में काउंट करते हैं। कहते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक जो सी कोस्ट से अगर काउंट करे तो वो भी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। अगर उस 12 नॉटिकल माइल्स में कुछ कोई भी इनकम अर्न हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। उसके बाहर वाली इंटरनेशनल वाटर्स है, उसके अंदर वो इंटरनेशनल वाटर्स में माना जाएगा, हमारी कंट्री में नहीं काउंट होगा। ठीक है ना, उस कंट्री में काउंट होगा। कहता है ये तो काउंट होगा ही होगा, प्लस जो भी शिप्स, एयरक्राफ्ट इंडियन रेजिडेंट हमारे लोग चला रहे हैं उसको हम मानेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जैसे कि मान लो ये हमारा जो एयर इंडिया, उसका प्लेन ना यूके में खड़ा है इस टाइम, तो क्या वो प्लेन को हम काउंट नहीं करेंगे? उसके अंदर जो पायलट्स काम कर रहे हैं, जो ये ऑपरेट कर रहे हैं, वो तो इंडियंस है ना, तो उससे जो इनकम होगी वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, उस कंट्री की इनकम में नहीं काउंट होगा। हमारा शिप साल एक बार पोर्ट पे खड़ा रहा, मान लो यूक्रेन के, तो वो इंडिया में काउंट नहीं होगा। बिल्कुल इंडियन शिप है, इंडियन ऑपरेट कर रहा है, इसलिए वो यहाँ काउंट होगा। ओके, कोई भी वेसल, कोई भी एयरक्राफ्ट जो भी इंडियन रेजिडेंट ओन कर रहा है, कहीं पे भी खड़ा है वो पूरे देश में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वो इंडियन डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट होगा। उसको हम मानेंगे कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, तो कहता है ऑयल रिग्स, अच्छा हाँ, इंटरनेशनल वाटर्स में ना वो ऑयल रिग लगती है ना, जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह निकलते हैं, डीप वाटर्स में जाके निकलती है। तो अगर मान लो IOCL वहाँ पे जाके प्लांट लगाते हैं, चाहे उन्होंने अप्रूवल लिया है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करने का, तो वो जो ऑयल रिग हम ऑपरेट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल वाटर्स में वो भी काउंट हो। कॉल आ गया था, वीडियो स्ट्रक हो गई थी उसके कारण, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं शायद ऑयल रिग्स पे था, स्टार्ट करते हैं फिर से। ऑयल रिग्स, अगर नेचुरल गैस, ऑयल रिग्स, फिशिंग वेसल्स, कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, शिप्स वगैरह, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनते हैं, तुमने देखा होगा यार, उसमें मार्वल की मूवी में नहीं आता, और जो उसका आता है, क्या नाम है उसका यार, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं यार, जहाँ से प्लेन उड़ते हैं उनके सी के ऊपर, हमें कोई याद नहीं आ रहा उसका, एक आंख वाले का क्या नाम है, चलो उनके जो वेसल्स वगैरह, उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर मानेंगे क्योंकि वो हम ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, एम्बेसीज, हमारी जो एम्बेसीज है फॉरेन में, हमारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है, हमने मिलिट्री बेसिस खोल के रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, श्रीलंका में खोला है, और भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे टाइप्स हैं, तो उनके साथ हमने उधर मिलिट्री बेसिस एस्टैब्लिश किए अपने, वो बेसिस को, उन एरियाज़ को हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगे। अगर उस एरिया में अगर कोई इनकम कर रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है वो इनकम आई है हमारी डोमेस्टिक इनकम में। तो कहते हैं इंडियन एम्बेसी अगर US में है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट होती है। तुम देखना एम्बेसीज मानी जाती है, लिटरली तुम जाओ ना, ऐसा फील आता है कि किसी और कंट्री में पहुंच गए हो। ठीक है, अब पूछ रहा है कि क्या क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। सिंपल, कहता है फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर है डोमेस्टिक टेरिटरी। अ ब्रांच ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, डोमेस्टिक टेरिटरी, जहाँ मर्जी हो भाई इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी। कंपनी ऑफ इंडिया ओन्ड बाय चाइनीज, इंडिया के अंदर है, चाइनीज ओन कर रहे हैं बट डोमेस्टिक टेरिटरी। ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन USA, यार USA के अंदर चाहे जिस मर्जी का हो, इंडियन का हो, बट वो किसका है, USA में, इसलिए नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी। टाटा रेंटेड अ बिल्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट इन न्यूयॉर्क, इंडिया में नहीं है, नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में डोमेस्टिक टेरिटरी। ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन चाइना, नॉट अ डोमेस्टिक टेरिटरी। पंजाब बैंक के हम एम्बेसीज की बात नहीं कर रहे हैं, बैंक्स वगैरह सिंपल जो हमारे इंटरप्राइजेज होती है इनकी बात करें। एम्बेसीज अगर होगी चाइना में हो, US में हो, तो वो काउंट होगा। मिलिट्री बेसिस काउंट होंगे, एस्टेब्लिशमेंट्स काउंट होंगी। कहता है एम्बेसी इन रशिया, जहाँ मर्जी हो यार, एम्बेसी तो काउंट होगी डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन कैसे करते हैं नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम को, पहले समझ लो कन्वर्जन एक एक पार्ट में, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहली चीज़,
अगर मुझे नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है तो उनके बीच में ना एक सिंपल सा तुम कंसेप्ट समझो कि हमने कहा नेशनल इनकम किन की इनकम है, जो नॉर्मल रेजिडेंट की है। डोमेस्टिक इनकम किन की इनकम है, जो हमारे देश में कमाई जाए, किसने कमाई वो फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में आ रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। चलो ऐसा समझो, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जा रहा हूँ। डोमेस्टिक इनकम किसकी है, हमारे देश के अंदर कमाई गई इनकम, ठीक है ना। अब उससे मेरे को अगर नेशनल इनकम में जानी है तो हमारे देश में फॉरेनर्स ने भी कमाई होगी इनकम, तो उनकी इनकम करो लेस इनकम टू अब्रॉड। जो फॉरेनर्स ने कमाई, फिरंगियों ने, लेस इनकम टू अब्रॉड। अब ऐड क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे लोग, उनके लोग यहाँ से कमा के जा रहे तो हमारे लोगों ने बाहर से भी कमाई होगी, ठीक है ना। इंडिया का जैसे कंपनी थी मान लो यूएसए में, तो उसने भी तो कमाया होगा। वो क्या है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैं ऐड करूंगा डोमेस्टिक इनकम में इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेस करूंगा इनकम टू अब्रॉड। इन्हीं दो चीज़ों को मिलाकर हम बनाते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारे लोगों ने बाहर से कमा के लाया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो हमारे उनके लोगों ने इंडिया से कमा के बाहर लिया। तो हम कहेंगे इन दोनों को अगर लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर मैं इसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड करता हूं तो मेरी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। तो पहला कन्वर्जन हमने कर लिया, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन पूछ ले नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम में कैसे जाएंगे, तो सिंपल सा कन्वर्जन है, NFIA को लेस कर दो नेशनल इनकम में या फिर ऐड कर दो डोमेस्टिक इनकम में। तो एक छोटा सा मेरा रामबाण टाइप है, क्या, नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक इनकम जाना है NFIA को बाहर निकाल दो, अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में आना है तो NFIA को ऐड कर दो। अब क्वेश्चन है जैसे नेशनल इनकम 5400, NFIA 400, तो अगर मेरे को DI निकालना है तो DI क्या है, नेशनल इनकम माइनस NFIA, दोनों को माइनस करा 5000 आंसर। नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम दी हुई, नेशनल इनकम नहीं दी है, डोमेस्टिक इनकम दी है, तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA मेरा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम 5000 है, डोमेस्टिक इनकम 4000 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, NFIA 1000। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया 1000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया 700, तो नेट फैक्टर इनकम कितनी होगी, 1000 माइनस 700 300। ठीक है, सिंपल। और फ्रॉम माइनस टू होता है, याद रखना, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, NFIA। कहता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 550 और टू अब्रॉड है 750, यानी कि आंसर क्या आएगा, -200, यानी कि लोगों ने यहां से पैसा बाहर लिया। तो अब इस केस में ना एक स्पेशल केस बनता है, क्या नहीं डिस्कस किया इधर, अच्छा एक स्पेशल केस बनता है क्या कि ना, इस केस में अगर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का डिफरेंस जो होता है वो होता है NFIA, और अगर NFIA नेगेटिव हुआ दैट मीन्स मेरा डोमेस्टिक इनकम में जब लेस होगा तो मेरी नेशनल इनकम छोटी आएगी, यानी कि NI इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम। ये भी पॉसिबल है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिसमें कुछ जोड़ा जाए तो वो बड़ा हो जाता है। हाँ, NI कुछ लोग मानते हैं कि NI ही बड़ा होता है DI से, डोमेस्टिक इनकम से NI बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर नेशनल इनकम भी बड़ा हो सकता है डोमेस्टिक इनकम से इन केस जब हमारा NFIA जो होगा वो नेगेटिव में होगा। हम ऐड करते हैं, NFIA अगर नेगेटिव में है तो उसकी वैल्यू वो कम कर देगा नेशनल इनकम की, यानी कि यहाँ से लोग पैसा बाहर ले जाएंगे, तो डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी, कम। तो नेशनल इनकम में जब हम लेस करेंगे तो नेशनल इनकम इज कंपैरेटिवली लेस देन डोमेस्टिक इनकम। ये आएगा आगे, मैंने शायद डिस्कस करा, आएगा वो भी। कहता है इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिए 320, तो अगर NFIA नहीं बताया तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड को 0 मान लो, तो NFIA कितना आ गया, 320, सिंपल। अब कंसेप्ट आ गया नेट और ग्रॉस का, ये हम कल कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट में करा था ना, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन लेस कर दो, नेट से ग्रॉस में आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। यानी कि ग्रॉस में से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन लेस करो, नेट से ग्रॉस में आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करो। अब इसी डेप्रिसिएशन को ना क्वेश्चन में इतने नामों से बोला जाता है, पता नहीं क्या कर दिया, क्या, ऑल्सो नोन एज, AK का मतलब कहता है कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसका मतलब भी डेप्रिसिएशन है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में इतने नाम से डेप्रिसिएशन आ सकता है, तुम कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए मैंने सारे नाम लिख दिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सब। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। मार्केट प्राइस जो बाजार में मिल रहा है, फैक्टर कॉस्ट जो कॉस्ट है, ठीक है। मुझे बताओ जब फैक्ट्री से सामान निकलता है और जब बाजार में आता है तो उसके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का होता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, एग्जैक्टली एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो होता है टैक्सेस का, राइट। अब टैक्सेस और एक और चीज़ होती है, बट मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। मान लो हम लेने गए कार जब फैक्ट्री से निकली उसकी जो कॉस्ट थी, एक्स प्राइस था, उसमें हमने प्लस किया टैक्सेस,
ठीक है, जो गवर्नमेंट लेगी, वो टैक्सेस जब जोड़ा तो टोटल प्राइस आ गया। टैक्सेस कौन से जोड़ते हैं हम? इनडायरेक्ट, नॉट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो यहाँ मैं गुड्स की बात करूँ तो उन गुड्स पे क्या लगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा उसमें जब जोड़ा मैंने तो उसकी कॉस्ट जो बढ़ गई उसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। यानी कि अगर कोई प्राइस था एक्स, उसमें मैंने इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ा तो उसके प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा? ट्रिपल एक्स। ठीक है, तो वो बढ़ गया प्राइस, हम उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब ऐसे ही कुछ एक सिचुएशन होती है, मान लो जैसे एलपीजी। एलपीजी में क्या होता है? टैक्स नहीं लगता बट उसमें ना सब्सिडीज मिलती है। तो आप कहोगे ये प्राइस है, उसमें सब्सिडीज लेस कर दो तो उसका मार्केट प्राइस लेस हो जाएगा कॉस्ट से। कॉस्ट में से सब्सिडीज लेस करनी है और अगर इनडायरेक्ट टैक्स हुआ तो वो ऐड करना है। तो मैं कह सकता हूँ अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट दी जाए ना तो उसमें क्या ऐड करना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और लेस करना है सब्सिडीज। तो ऐड दिन पता क्या करना है? प्लस करना है NIDT, NIDT नहीं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या करूँगा? फैक्टर कॉस्ट में जोड़ो इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करो सब्सिडीज। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं NIT। कोई पूछ ले, NIT का फॉर्मूला इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, सिंपल। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो इनको कर दो ऐड, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है इनको कर दो लेस। मार्केट प्राइस में से टैक्सेस बाहर निकाल दो, सब्सिडीज ऐड बैक कर दो, इसी को तो कहूँगा माइनस में NIT। तो क्या आ जाएगी? फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, अब कुछ ना पेपर के अंदर टर्म्स यूज़ की जाती है जैसे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम ना, तो उनके ना एग्रीगेट दे दी जाता है। बोलता नहीं है डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम, एग्रीगेट दे देता है, सिंपल। तो ना उसमें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है एग्रीगेट होता क्या है ये। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ नेशनल इनकम का एग्रीगेट पता है कैसे बोलते हैं हम? NNP@FC, इसको बोला जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और इसको बोला जाता है NDP@FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तुम एक चीज़ देख रहे हो, दोनों के अंदर नेट और नेट कॉमन है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ग्रॉस और नेट, समझना। उसके बाद आगे वाले में कहा डोमेस्टिक, इसमें कहा नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल में क्या फ़र्क था? अभी पढ़ा था हमने, NFIA। और प्रोडक्ट सेम है। उसके बाद फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट सेम है। तो हम कह सकते हैं NNP@FC इज नेशनल इनकम, NDP@FC इज डोमेस्टिक इनकम। अब तुम्हें इनसे ना एग्रीगेट बनाना सिखाता हूँ। रुको, एग्रीगेट के लिए ना मैंने एक रामबान रखा हुआ है, ये तुम डेफिनेशन पढ़ लेना, अगर किसी को मेरे से वो चाहिए होगी तो। डेफिनेशन पढ़ने के लिए मैंने एक रामबान बनाया हुआ बड़ा अच्छा सा। क्या है? अगर मेरे को GNP@MP मिल जाए, GNP@MP क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ग्रॉस को क्या कर सकते हैं हम? नेट। ठीक है, नेशनल को क्या बना सकते हैं? डोमेस्टिक। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा। MP को क्या बना सकते हैं हम? फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने ऐसे ही एक एग्रीगेट बना दिया, क्या? NDP@FC, यानी कि G को कन्वर्ट कर दिया N में, G को कन्वर्ट कर दिया N में यानी ग्रॉस को नेट में, नेशनल को कन्वर्ट कर दिया डोमेस्टिक में और MP को कन्वर्ट कर दिया फैक्टर कॉस्ट में। अब मुझे बताओ ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लेस करनी पड़ेगी। नेशनल से अगर मुझे डोमेस्टिक में जाना है तो नेशनल में से डोमेस्टिक जाने के लिए NFIA लेस करना पड़ेगा, और अगर MP से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो NIT माइनस करना पड़ेगा। अब ये भूलेगा नहीं, सिंपल है। ग्रॉस से नेट में जाना है माइनस करो डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA माइनस करो, MP से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो NIT माइनस करो, सिंपल। तो ये तुम्हारा रामबान अगर याद हो गया पेपर में तो कर लेना, नहीं तो मैंने समझाया तो है ही है, वही करना है। अब तुम्हारा कोई क्वेश्चन आएगा तो बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे? कहते हैं GDP दे दिया 2300, ठीक है, GDP दे दिया इसने 2300, डेप्रिसिएशन कह रहा है 300, कहता है NDP निकालो। देखो GDP NDP फ़र्क है, G और N, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करनी होती है, तो 2000 आंसर आ जाएगा। GDP नहीं दिया, NDP दे दिया और डेप्रिसिएशन दे दिया। N को ग्रॉस बनाने के लिए ऐड करना पड़ता है, तो इसको ऐड करो 3500 आ जाएगा। GDP और NDP दे दिया, G मतलब ग्रॉस, N मतलब नेट, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो 500 आ गया। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट, कह रहा है NNP निकालो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से मुझे क्या बनाना है? NE तो फर्क है, सिर्फ नेट बनाना है, तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन लेस करते हैं 2900। नेट नेशनल प्रोडक्ट
4200 और कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस ये आ गया। डेप्रिसिएशन कहता है जीएनपी बना दो, तो नेट से ग्रॉस बनाने के लिए क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक, तो ऐड बैक किया 4700। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एनआईटी कहता है मार्केट प्राइस है 500, फैक्टर कॉस्ट है 300, तो एनआईटी कितना होगा 300। मार्केट प्राइस है 500, एनआईटी है 300, तो फैक्टर कॉस्ट कितना होगा 200, 500 माइनस 300। कहता है मार्केट प्राइस है 600, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 200 और सब्सिडीज है 400, तो एनआईटी क्या हुआ, एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी कि माइनस 200। तो यानी कि मार्केट प्राइस में एनआईटी माइनस करते हैं, माइनस एनआईटी, तो हमारा मार्केट प्राइस है 600 और एनआईटी क्या है माइनस 200, तो आंसर क्या आएगा 600 प्लस 200, सिंपल मैथ्स 800 आ गया हमारा फैक्टर कॉस्ट, सिंपल। ठीक है, आगे ना कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस ना मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चंस मैं लाइव बैच में डिस्कस करूँगा। ये हो गया हमारा। अच्छा, अब आ जाओ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी हम वो जीडीपी कहते हैं जो करंट प्राइजेस पे वर्क करता है। मान लो हम ब्रेड लेने जाए, ब्रेड का प्राइस है मान लो 25 रुपये, तो आज 25 रुपये प्राइस है, बाकी प्रोडक्ट्स का भी करंट प्राइस होगा, हम उसको कहते हैं, अगर हम इन वैल्यूज़ के ऊपर जीडीपी निकालते हैं हम उनको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या है, कहता है क्वांटिटी तुम इस सालों की लो, मान लो इस साल मैंने ब्रेड बनाई 1000 पीसीस, तो अगर मैं जीडीपी निकालूँ, सिर्फ ब्रेड ही मानते हैं हमारे देश में, 1000 ब्रेड्स हैं इनटू अगर जीडीपी निकालूँ 25 रुपये के हिसाब से, मेरी जीडीपी बन गई 25,000 की, राइट। ये आ गई मेरी नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। ओके, अब मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी तुम करंट ईयर की रखो, प्राइसेस बेस ईयर के लो। प्राइसेस यानी मान लो प्राइस बेस ईयर मतलब होता है हमारा जो पिछला साल होता है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। करंट ईयर आज का साल, बेस ईयर जो पिछला साल जिसके साथ भी हम कंपेयर कर रहे हैं। मान लो हमारे केस में करंट ईयर है 2024, बेस ईयर है 2021, राइट। तो 2021 की बात करेंगे, 2021 में मान लो ब्रेड का प्राइस था 20, तो उस टाइम पे जीडीपी कितनी थी 20,000, तो हम इसको कहेंगे रियल जीडीपी। अब फर्क देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या मेरी क्वांटिटी चेंज हुई उस साल से इस साल में, तुम कहोगे नहीं, क्यों, 1000 क्वांटिटी उस साल थी, 1000 क्वांटिटी इस साल है, हमने क्वांटिटी सेम रखी, बट प्राइजेस चेंज हुए। मैंने कहा बिल्कुल सर, प्राइस चेंज हुए 25, अब ये हो गया 20, यानी कि अगर मैं क्वांटिटी सेम रखता हूँ प्राइस चेंज करता हूँ, मेरी जीडीपी में कितना चेंज आया, एक सेकेंड होल्ड करना। चलो, मैं तुम्हें समझा रहा था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मैं कह रहा था कि हमारी क्वांटिटी जो रहेगी वो रहेगी 1000, और हम पिछले साल के में भी क्वांटिटी सेम मानेंगे बट प्राइस चेंज कर देंगे। मैं कहूँगा 25 आज का प्राइस है, 2-4 साल पहले हमारा प्राइस था 20। तो तुम एक चीज़ देखो, क्वांटिटी सेम रही, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हुई, बट प्राइस चेंज के कारण से हमारी जीडीपी में कितना फ़र्क आ गया, 25,000 से 20,000। अब यही बड़ा चढ़ा के वो 25,000 ऐसे ऐसे फैक्ट्स बोलते हैं जीडीपी में कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, बट तुम एक्चुअली में सेंस में देखो, क्या तुम्हारी क्वांटिटी इंक्रीज करी, जीडीपी का मतलब होता क्या एक्चुअली में, कि आप कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हो साल में, हाँ कितनी प्रोडक्शन कर रहे हो एक्चुअली में, प्रोडक्ट कितने गुड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपने कितना प्रोडक्शन किया, प्रोडक्ट वर्ड भी आ रहा है, प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में आप कितना प्रोडक्ट बना रहे हो, बट आपने तो प्रोडक्ट इंक्रीज किया नहीं, आपने प्राइस इंक्रीज किया। प्राइस इंक्रीज करने से हमारी जीडीपी में 5,000 का फर्क आ गया। अब तुम सोचो करोड़ में, लैक्स ऑफ करोड़ के अंदर ये फर्क आता है, तो तुम तब सोचो कि क्या जीडीपी हमारी काम कर रही है। इसीलिए हमारे लिए ना नॉमिनल जीडीपी कोई वर्थ की नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो प्राइसेस इन्फ्लेटेड है। हम कहते हैं हम प्राइसेस लेंगे उसी साल के जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। जब हम प्राइस उस ईयर का लेंगे ना, तो हमें एक्चुअली पता चलेगा हमारी जीडीपी क्वांटिटी से कितनी इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब रीडिंग कर देते हैं, बस समझा दिया कंसेप्ट मैंने तुम्हें, जीडीपी की बस रीडिंग करनी है, रियल और नॉमिनल। देखो, कहता है नॉमिनल जीडीपी इज प्राइस इनटू क्वांटिटी व्हेन प्राइसेस आर ऑफ करंट ईयर एंड क्वांटिटी इज फॉर दैट ईयर ऑल्सो। वही मैंने बोला 1000 क्वांटिटी मैंने बनाई। कहता है इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस। इस साल के प्राइसेस पे अगर जीडीपी निकालेंगे उनको बोलते हैं करंट ईयर प्राइसेस या फिर नॉमिनल जीडीपी। तो कहता है एक डोमेस्टिक टेरिटरी में हमने किया एस्टिमेटेड यूजिंग करंट ईयर प्राइसेस। अगर मैं करंट ईयर प्राइसेस के साथ एस्टिमेट करता हूँ नॉमिनल जीडीपी, और अगर मैं बेस ईयर प्राइसेस एस्टिमेट करता हूँ तो वो रियल जीडीपी। तो ये पढ़ लेना, पी
पी स्टार का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस पे लिया हमने, यानी कि कांस्टेंट प्राइजेस सेम रखे हैं, बट क्वांटिटी ऑफ गुड जो है वो उस साल के लिए है, तो तुम समझ जाओगे हमारी जीडीपी कितनी इंक्रीज हुई है। कहता है दिस इक्वेशन शोज दैट द रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन द क्वांटिटी इंक्रीजेस। प्राइस चेंज के कारण कोई चेंज नहीं आया, चेंज किसके कारण आया, क्वांटिटी के कारण। मान लो उस साल में हम बनाते थे 2021 के अंदर 800 क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं एक्चुअली बताऊंगा होता क्या है। 800 क्वांटिटी बनाई मैंने और मैंने तुम्हें कहा प्राइस था 20 रुपये, तो उस साल की जीडीपी कितनी कहेगी 16,000। इस साल की जीडीपी नॉमिनल सेंस में वो कहेगी 1000 यूनिट बनाए, 25 का 1 यूनिट, तुम्हारी जीडीपी दिखेगी 25,000। तुम कहोगे ओ हो इतनी भयंकर, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी जीडीपी, हमने बहुत ग्रोथ लाई है। नहीं, यहाँ तुम गलत हो जाओगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये प्राइजेस लेने बेस ईयर के। बेस ईयर का प्राइस क्या था 20, तुम कहोगे 1000 क्वांटिटी मैंने इस साल बनाई, बेस ईयर प्राइस है 20, तुम्हारी जीडीपी आ जाएगी 20,000। एक्चुअली में चेंज सिर्फ इतना आया 4000 का, जो कि चेंज किसके कारण है, क्वांटिटी इंक्रीज होने के कारण, ना कि प्राइस चेंज होने के कारण। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इतना काम की नहीं है, रियल जीडीपी हमारे इतने काम की है। रियल जीडीपी इज प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर आर यूज एंड द क्वांटिटी ऑफ द ईयर आर यूज। मतलब क्वांटिटी मैं इसी साल के लूँगा जिस साल का मैं बना रहा हूँ करंट ईयर की, मगर जो प्राइजेस है वो बेस ईयर के लूँगा। यही रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फ़र्क है। तो कंक्लूजन इज द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जो चेंज आया किस कारण से आया, सिर्फ आउटपुट बढ़ने के कारण, ना कि प्राइस चेंज के कारण। तो वाइल इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी में दोनों आ सकता है, मे और मे नॉट, उसमें प्राइस चेंज क्या पता नहीं हो, बट सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो, या क्वांटिटी चेंज हो ही नहीं हो, सिर्फ प्राइस चेंज हो, दोनों हो सकते हैं। कहता है द वे दैट इज वाई द रियल जीडीपी कंसिडर्ड एज बेटर इंडेक्स ऑफ ग्रोथ देन नॉमिनल जीडीपी। इसको मार्क कर लेना, ये कंक्लूजन क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले कि रियल जीडीपी को हम बेटर कंक्लूजन मानते हैं। तो हाँ बिल्कुल, रियल जीडीपी को हम बेटर कंक्लूजन मानते हैं, क्योंकि रियल जीडीपी इज बेटर इंडेक्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी चेंज होती है और प्राइजेस बेस ईयर यूज किए जाते हैं, जो कि कॉन्स्टेंट प्राइजेस हैं। तो कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन कैसे होता है इनका, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। कहता है करंट ईयर प्राइस इंडेक्स अगर मुझे निकालना है कि कितने से प्राइजेस बढ़े हैं, तो मैं कहूँगा जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस अपॉन जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस इंटू 100। यानी कि मान लो करंट ईयर प्राइजेस हैं, जीडीपी आई 120, ठीक है, 120 नहीं, मान लेते हैं आई 22,000, 22,000 नहीं लेते, कुछ अच्छी लेते हैं, 25,000, और बेस ईयर पे थी 20,000। तो 25,000 और 20,000 को डिवाइड करो, 25,000 करंट ईयर प्राइजेस पे और बेस ईयर प्राइजेस पे, तो डिवाइड करके निकाल लेते हैं। 5 4 जा 5 5 जा 4 1 25, आंसर आया 125। यानी कि बेस ईयर से मेरे प्राइजेस 25% से बढ़ चुके। 25 कैसे आया, 100 बेस ईयर को मानते हैं हम, उसमें 25 जोड़ दो तो 125 आ जाएगा। तो ये जो 125 आया इसमें 25 जोड़ा आपने, तो हम इसको कहेंगे 25% से मेरी जीडीपी बढ़ गई है, और ये एक्चुअली जीडीपी बढ़ी है, ठीक है, मतलब जो उसके कारण प्राइजेस के कारण चेंज आया। आगे चलते हैं। कहता है अच्छा, यही करंट प्राइस इंडेक्स को ना सीपीआई को, लास्ट ईयर तुमने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स में, कहता है सीपीआई को हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है, सीधे नॉमिनल जीडीपी ऑन, ये मैंने रियल जीडीपी का ली थी, ये नॉमिनल जीडीपी ऑन रियल जीडीपी इंटू 100। कहता है जीडीपी, ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो कहता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइजेस एंड जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस। कहता है इट शोज द चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ओनली। प्राइस के कारण जो चेंज आएगा वो ये जीडीपी डिफ्लेटर बताएगा। मैंने भी तुम्हें ये कहा कि प्राइस के कारण जो चेंज आता है वो जीडीपी डिफ्लेटर बताता है कि सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से मेरी जीडीपी में कितना फर्क आ गया। और एक्चुअली में ये फर्क देखने वाला है, क्योंकि तुम्हारी नॉमिनल जीडीपी जो है ना वो बड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट की जाती है इस कारण से, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है नॉमिनल जीडीपी निकालो इफ रियल जीडीपी इज 240 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। तो मैं कहूँगा 120 प्राइस इंडेक्स है, रियल जीडीपी हमारा फॉर्मूला क्या था, करंट ईयर प्राइसेस अपॉन बेस ईयर प्राइसेस, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। मेरे को क्या निकालना है, नॉमिनल, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 120 इंटू 240 इंटू 100 भी करते ना इधर, तो डिवाइडेड बाई 100 तो कर दो, 24 इंटू 12 आएगा हमारा आंसर 288। तो जी ये आंसर है अपना, खत्म। अब ऐसे और क्वेश्चन होंगे आगे, वो तुम कर सकते हो सॉल्व, और ये फॉर्मूला नोट डाउन कर दो, कर लो, नहीं तो मेरे से नोट्स ले लेना, ईजी हो जाएगा। हाँ इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो इसका कंक्लूजन है ना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है भाई,
और ये काफ़ी अच्छा पार्ट है जो तुम्हारा ना थोड़ा लॉजिकल है, प्रैक्टिकली रिलेटेड है। तो जीडीपी वेलफेयर की बात करेंगे। कहते हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी हमारा वेलफेयर कैसे दिखाता है, तो जीडीपी कैसे वेलफेयर दिखाता है, तो उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। ये देखो फ्लो चार्ट क्या है। कहता है अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है, यानी कि रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल, प्राइजेस के कारण नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुड्स प्रोड्यूस करने से ज़्यादा, तो कहता है उसका मतलब है कि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा, यानी कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अगर गुड्स बढ़ेगा तो ज़्यादा वेलफेयर होगा क्योंकि सबकी डिमांड्स पूरी होंगी। आगे कहता है अगर आउटपुट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ेगी। प्रोडक्शन ज़्यादा होने से डिमांड भी पूरी कवर हो रही है, प्रोडक्शन होने से एम्प्लॉयमेंट भी पूरी होगी। जब एम्प्लॉयमेंट पूरी होगी तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, सब लोगों को काम मिलेगा, सबकी परचेजिंग पावर यानी इनकम बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो हायर लेवल ऑफ वेलफेयर होगा, बिल्कुल होगा, यानी जीडीपी वेलफेयर है। जीडीपी से वेलफेयर पार्ट कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर होगा, सीधी सीधी। इसलिए हम कहते हैं जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ। मगर नहीं, कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कहता है अगर जीडीपी सिर्फ कुछ चंद लोगों के कारण ही बढ़ रही है तो क्या जीडीपी का वेलफेयर? वही लोग अमीर होते जा रहे हैं। अगर मान लो मोटा भाई की जीडीपी, मोटा भाई का ही रोल है सारा जीडीपी बढ़ाने में, यानी कि मुकेश अंबानी का ही रोल है, तो जी इनकम किसकी बढ़ रही है? उसकी। हमारी कहाँ बढ़ रही है? तो जीडीपी में पार्ट उसका है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिपेंड करता है कि अगर जीडीपी सिर्फ कुछ लोगों के कारण अनइक्वल वेलफेयर दे रहा है सोसाइटी को, तो उस कारण, उस केस में तो हम कह नहीं सकते जीडीपी वेलफेयर का एक वो है, इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर तो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इनकम तो सिर्फ उन्हीं की बढ़ रही है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अगर जीडीपी प्रोडक्शन से बढ़ी है, बट प्रोडक्शन हमने सिर्फ की है मान लो डिफेंस गुड्स की, हमने कंज्यूमर गुड्स बनाई नहीं जिनकी जरूरत है, हम वॉर के लिए गुड्स बना रहे, मशीन्स बना रहे, कुछ बना रहे, तो वो क्या वेलफेयर करेगी लोगों का? जंग से क्या वेलफेयर होता है? लड़ाई के लिए आप इक्विपमेंट बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी अगर डायरेक्टली किसको कर रही है, मास जीडीपी बढ़ रही है, बट किस चीज़ के कारण? ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड, तो मैं कह सकता हूँ कि वो जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में बाग मतलब जो होगा वो लिमिटेशन हमारी बन जाएगा, क्योंकि हम जीडीपी बढ़ा के इस कारण से रहे हैं, हम डिफेंस गुड्स बनाकर। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब हुआ बार्टर सिस्टम। अगर मेरी जीडीपी की कैलकुलेशन ही प्रॉपर नहीं हो रही, रीजन बीइंग कुछ ऐसी पुरानी जगह हैं या फिर कुछ ऐसी बैकवर्ड रीजन है जहाँ पे आज भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, तो हम उधर की इनकम कभी अकाउंट ही नहीं कर सकते, यानी कि मेरी नेशनल इनकम कभी एक्यूरेट हो ही नहीं सकती। बार्टर सिस्टम स्टिल प्रिवेल्स इन द रूरल इकोनॉमीज। तो पेमेंट जो हो रही है लेबर की, ये सब किस में हो रही है? काइंड में, ना कि कैश में। तो ये ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड रहती है जीडीपी में। तो मैं कह सकता हूँ जीडीपी जो है वो डाउन है, मतलब एक्चुअली अकाउंटेड जो होनी चाहिए थी उससे थोड़ी कम है। तो मैं कह सकता हूँ ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके कारण भी हमारा वेलफेयर नहीं दिखता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नैलिटीज़। भाई एक्सटर्नैलिटीज़ बहुत आसान है बट पेपर में बहुत पूछता है। एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होता है? कहता है एक्सटर्नैलिटीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, बट वो ना इम्पैक्ट है जो इन्वायरमेंट पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक बंदा है हमारी एक सोसाइटी में, बड़ा अच्छा बंदा, उसने ना एक पार्क खोला और उसके ऊपर कोई टिकट नहीं रखी। पार्क खोला और सबके लिए ओपन कर दिया, लोग आके एंजॉय कर रहे हैं, वेलफेयर हो रहा है। वो एक्सटर्नैलिटी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी जीडीपी में कहीं काउंट ही नहीं हो रही है। ज़रा ध्यान से समझो, उसके अकाउंट्स कहीं पे अकाउंट ही नहीं हो रही है। वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है उस एक्सटर्नैलिटी, उस वर्क के कारण, वो कहीं पे अकाउंट ही नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसे एग्जांपल और लो, कोई केमिकल फैक्ट्री है, उसके कारण उस एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, उस पोल्यूशन के कारण हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, वो कहीं पे अकाउंट ही नहीं हो रहा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़ ये कभी काउंट ही नहीं हो रहा जीडीपी के अंदर। तो जीडीपी कैसे वेलफेयर का तुम्हारा बन गया इंडेक्स, बेंचमार्क कैसे बन गया वो? कहता है एक्सटर्नैलिटी रेफर टू गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। यानी कि प्राइस और पेनल्टी नहीं पे करी और उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे भी नहीं आएगा, तो वो एक्सटर्नैलिटी आप कहाँ काउंट कर रहे हो? पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे कि ब्यूटीफुल गार्डन मेंटेन किया एक पर्सन ने, वो वेलफेयर है नेबर्स का, उन्होंने कुछ पे नहीं करा उसके लिए। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, स्मोक इमिटेड बाय अ फैक्ट्री, और उस पोल्यूशन के कारण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण काफ़ी सोशल वेलफेयर लॉस हो रहा है, यानी कि डिसीजेज फैल रहे हैं। कहता है उसके लिए कोई पेनलाइज नहीं हो रहा। तो देयर इज़ नो वैल्यूएशन ऑफ सच इम्पैक्ट्स इन द जीडीपी। तो कैसे जीडीपी सही है? एक्सटर्नैलिटी तो काउंट कर नहीं रही, एक्सटर्नैलिटी को जरूर ध्यान देना। अच्छा हाँ, ये मैंने लिखा है ना, व्हेन डोमेस्टिक इनकम इज ग्रेटर देन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से बड़ा कब होगा डोमेस्टिक इनकम? जब एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम,
फ्रॉम अब्रॉड माइनस में होगा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है मेथड्स ऑफ, लास्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम? कहते हैं 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड वैल्यू एडिड, दूसरा मेथड एक्सपेंडिचर, तीसरा इनकम मेथड। इसके लिए मैंने एक समरी बनाई है, उधर से पढ़ते हैं फटाफट। कहाँ है समरी? समरी समरी समरी, ये आ गई समरी भाई। समरी में सबसे पहला है वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड मेथड, वैल्यू एडिड मेथड क्या कहते हैं? कहते हैं इसको एक और नाम से बुलाते हैं इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, नेट आउटपुट मेथड। अब सबसे पहला बात, इस फॉर्मूले से निकलता क्या है? इस फॉर्मूले से निकलता है एग्रीगेट का नंबर, एग्रीगेट का नाम जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फॉर्मूले से क्या निकलता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, कि क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले से यूज करके वही निकालने के लिए नहीं कहेगा, वो कहेगा कुछ और निकालो। मान लो नेशनल इनकम निकालो, नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या था? एनएनपी एट एफसी। तो हमें इस फॉर्मूले से मिल रहा है जीडीपी एट एमपी, तो मेरे को जीडीपी एट एमपी को एनएनपी एट एफसी तक पहुंचाना है। फॉर्मूला बनाएंगे उससे। कहते हैं जीडीपी एट एमपी, यानी कि वैल्यू एडिड मेथड में हम कहते हैं कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आपने बनाया उसकी वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड हमने जो पढ़ा था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, रॉ मटेरियल, रीसेल गुड्स, ये सब। कहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि जो मैंने प्रोडक्शन करी, सेल प्राइस इंटू क्वांटिटी, चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सिंपल फॉर्मूला, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। सेल नहीं दिया होगा तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होगा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट लेस करना, तुम्हारा आंसर क्या आएगा? जीडीपी एट एमपी। अगला मेथड इनकम मेथड। कहता है फैक्टर पेमेंट मेथड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इस फॉर्मूले से निकलता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी क्या था? डोमेस्टिक इनकम। कहता है इस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारी निकलती है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला कहता है, इस एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, एमआई का मतलब मिक्स्ड इनकम। कहता है सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंदर 4 चीज़ें आती हैं। क्या? वेजिस जो उनको हम दे रहे हैं, कोई वेलफेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ एम्प्लॉयर। जो कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देगा ना, उसी एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड करना इस कंपनसेशन में, क्योंकि जो एम्प्लॉय देगा वो कंपनसेशन तो वो अपनी इनकम से काट कर देगा ना, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से जो भी जाता है। सोशल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? पीएफ के अंदर, एनपीएस के अंदर, ये सब प्रोविडेंट फंड, एनपी, नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, कौन डाल रहा है? एम्प्लॉयर डाल रहा है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देना, सोशल कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं हम इसको। रिटायरमेंट पेंशन, बच्चे रिटायरमेंट पेंशन, अगर कोई पेंशन फंड के अंदर, रिटायरिंग पेंशन फंड के अंदर हम कोई पैसा डाल रहे हैं, हम उसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में काउंट करते हैं। और पेमेंट इन काइंड, कोई पेमेंट कर रहा हूँ, काइंड में गिफ्ट दे दिया कोई, वो पेमेंट भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस का सिंपल सा मामला है रिप। रिप का मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, आई, पी फॉर प्रॉफिट। कहता है प्रॉफिट के 3 पार्ट है। क्या? प्रॉफिट में आता है सबसे पहले डिविडेंड, जो आपने लोगों को बांट दिया प्रॉफिट में से। दूसरा पार्ट आ गया कॉर्पोरेट टैक्स, जो सरकार को भेज दिया आपने। और कुछ प्रॉफिट जो आपने अपने आगे खर्चे के लिए रख दिए, वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये आ गया आरआईपी। उसके बाद बात करते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम होती है उन लोगों की इनकम जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में एम्प्लॉयड लोग भी आ गए, ऑपरेटिंग सरप्लस में कॉर्पोरेट्स आ गए। अब कुछ छोटी मोटे रिटेल शॉप्स जैसे हमने खोल के रखी है, उन रिटेल शॉप्स को कहाँ काउंट करेंगे? मिक्स्ड इनकम। उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, एमआई। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सिंपल। आगे बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की। एक्सपेंडिचर मेथड को हम बोलते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड या कंजम्पशन ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। इस मेथड से निकलता है जीडीपी एंट्री, मतलब कि इनकम मेथड एनडीपी एट एफसी निकलता है। बाकी जो भी मेथड्स हैं हमारे, 2 मेथड, वैल्यू एडिड और ये अपना एक्सपेंडिचर, इनसे क्या निकलता है? हमारा जीडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कहता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एम माइनस एम, एम माइनस एक्स माइनस एम। क्या है? सी इज कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट्स, एक्स का मतलब लिखा नहीं है एक्सपोर्ट्स, और एम का मतलब इंपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे तुम्हारा ये भी खत्म हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडिड। इसके कुछ
चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि पहले मेथड पे चलते हैं। पहले वो है वैल्यू एडेड का, कि जी वैल्यू एडेड क्या होता है। वैल्यू एडेड इज़ सिंपल डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सी कंजम्पशन होती है? इंटरमीडिएट गुड्स को जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चेंज इन स्टॉक इज डिफरेंस इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस है जो वैल्यू एडेड मेथड में हमें चाहिए होती है। कुछ प्रिकॉशंस के कुछ सबकी कॉमन्स है, तो कुछ 3-4 निकाल लेना बीच में कॉमन, जो पेपर के अंदर 2 या 3 नंबर में आएगा तो लिख लेना। क्या है? कहता है वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज ऑलरेडी अकाउंटेड इन द प्रोडक्शन। कहता है वैल्यू ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी काउंटेड होती है। बट अगर उस पर कोई कमीशन, कोई प्रॉफिट कमाया, उसको काउंट करेंगे। कहता है कमीशन अर्नड ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड एज रिवॉर्ड फॉर फ्रेश सर्विसेज। यानी कि मान लो मैंने कोई गुड परचेज की 1 लाख रुपए की, मैंने उसको बेच दिया 80,000 में, बट 80,000 में नहीं, मान लो उसको मैंने बेच दिया 1,20,000 में। उस पर जो 20,000 मैंने कमाया 1 लाख का खरीद कर, वो जो 20,000 कमाया वो मेरी एक्स्ट्रा इनकम है, वो वैल्यू एडेड में काउंट हो गई। यानी कि कमीशन ऑन सेकेंड हैंड सेल और परचेज इज इनकम, उसको हम काउंट करेंगे। बट सेकेंड हैंड सेल की जो गुड्स की वैल्यू यानी 1,20,000 में से 20,000 काउंट करेंगे, मगर 1 लाख नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी काउंट हो चुकी होगी जब मेरे को सेल हुआ। ये लिखा है 2 पार्ट में। फिर ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हमने जो खुद के लिए प्रोडक्शन गुड्स बनाए, जो यूनिट्स बनाए, उसको हम कैलकुलेशन में लेते हैं। किसकी? वैल्यू एडेड की। यानी कि कार मैन्युफैक्चर ने कार बनाई अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने ट्रैवलिंग के लिए और उसको यूज़ कर रहा है, तो वो वैल्यू एडेड में काउंट होगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन हुई है। अच्छा, कहता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। क्यों? क्योंकि हम उसको माइनस कर रहे हैं। ये हमने उसमें भी पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड में, कि नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इसको काउंट नहीं करते हैं। कहता है इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट होता है सेल्फ रेंट, जो मेरी बिल्डिंग का, मेरे बिल्डिंग पे काम करने का रेंट जो हो सकता था, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, मैं रेंट नहीं ले रहा हूँ, तो उसका रेंट जो इम्प्यूटेड रेंट है वो हम ज़रूर लेंगे अकाउंट में जब वैल्यू एडेड मेथड करेंगे। इवन सारे मेथड्स में हम उनको काउंट करते हैं, कि मतलब मेरा बिल्डिंग अगर कोई और लेता तो रेंट मिलता, आज मैं खुद बिल्डिंग वो यूज़ कर रहा हूँ तो रेंट नहीं दे रहा हूँ, तो इसका इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड रेंट मैं लूंगा कैलकुलेशन के अंदर। कहता है द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टेकन इनटू अकाउंट। हाउस नहीं, स्पेसिफिकली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। कहता है बिकॉज हाउस हैज़ अ रेंटल वैल्यू नो मैटर सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि रेंट आउट है, उसकी है वैल्यू। कहता है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड। यानी कि जैसे मदर सर्विसेज देती है ना, खाना बना के देती है, उसके लिए कोई चार्ज थोड़ी कर रही है। तो कहता है जो ऐसी सर्विसेज हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए देते हैं उनको काउंट नहीं करेंगे, बट गुड्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉमन पार्ट है सबके अंदर, वो मैं बता देता हूँ। एक चीज़ ये जो पेंशन और रिटायरमेंट है ना, इसका मतलब ओल्ड एज पेंशन नहीं है। पेंशन और रिटायरमेंट का मतलब है कि आज आप कोई काम कर रहे हो, उसके बदले तुम्हें एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? रिटायरमेंट पे पेंशन। तुमसे वो चार्ज कर रहा होगा इस टाइम, वो तुम्हारे लिए फंड बना रहा होगा, उसको हम पेंशन और रिटायरमेंट बोलते हैं। ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? जो गवर्नमेंट देती है जैसे बुजुर्गों को, कि जी आपको 1,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, दैट इज ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन कौन सी हुई? तुम ओल्ड एज में हो इसलिए तुम्हें जो पेंशन मिल रही है, उसका नाम ही ओल्ड एज है, उसको हम काउंट नहीं करते, कहीं काउंट नहीं करते उसको। मगर जो हमारी पेंशन रिटायरमेंट वाली है उसको हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन घूम सकता है, तो याद है, ये ध्यान रखना। बाकी ये सेम है। उसके बाद इसके प्रिकॉशंस, हाँ प्रिकॉशन देखना यार, सेम ही होंगे लगभग, मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ। हाँ, एक तो सबके अंदर लिख सकते हो कि इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, गैम्बलिंग, ये सब नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। क्यों नहीं काउंट होती? और भाई उसको एस्टिमेट कैसे करोगे? एस्टिमेट करने का चांस ही नहीं है, तभी तो इलीगल है, इसलिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते गैम्बलिंग इनकम को। कमीशन ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड को हम काउंट करेंगे, मगर उसकी सेल को काउंट नहीं करते हैं। तो ये आ गया वही इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस को हम काउंट करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको भी लेते हैं। जो कॉमन पार्ट आ गया ना, 4 पार्ट, ये 4 याद रख लो, सब में कॉमन है। ठीक है, और नहीं मैं कराऊंगा। अच्छा, इसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में ना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो हम ना पीछे इन्वेस्टमेंट पढ़ कर आए। इन्वेस्टमेंट में ना 2 तरह का प्रोड्यूसर 2 खर्चे करता है। एक करता है रॉ मटेरियल पे, एक करता है उसके ऊपर, मतलब प्रोड्यूसर गुड, रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट। तो कहता है फिक्स एसेट की इन्वेस्टमेंट एक, दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, काइंड ऑफ रॉ मटेरियल या फिनिश गुड जिसकी भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कहता है ये दोनों इन्वेस्टमेंट की टोटल जो होती है ना, हम उसको लेते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? जो पहले था उसके बाद जो उसमें बढ़ा, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक,
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी चेंज इन स्टॉक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इन्वेंट्री इसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अगर मैं बात करूँ फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस साल के अंदर फिक्स एसेट के ऊपर, राइट। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हाउस होल्ड कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, ये सब फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा। पेपर में पता कैसे आता है? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ये एक पार्ट जहाँ पे कंफ्यूज करेगा इन्वेस्टमेंट में। क्वेश्चन देखना, कहता है इन्वेस्टमेंट दिए, हाँ ये दिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे दिए इस केस में तो सीधे, तो ये आई आ जाएगा। ये देखो, कहता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, ध्यान से पढ़ना। क्या फिक्स लिखा है, यानी कि इसके अलावा क्या होगा? इन्वेंट्री। तो ये देखो नीचे इसने चेंज इन स्टॉक दिए, ये दिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये आ गया चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या आएगा? आई। मगर यहाँ पे ध्यान रखना, ये लिखा है ग्रॉस, वर्ड क्या लिखा है? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक, यानी कि डी की बात करें, डोमेस्टिक इनकम की बात करें, यानी कि हमारा इससे जो भी आंसर निकलेगा वो जीडी होगा। अब मान लो मेरे को निकालना एन, तो मेरे को इस ग्रॉस में से क्या लेस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो मैं डेप्रिसिएशन को कंसिडर करूंगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ गया डेप्रिसिएशन? ये है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इस डेप्रिसिएशन को इसमें से लेस करूंगा, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? एनडीपी। एन का मतलब क्या? नेट। जी मेरे को दिया हुआ है। अगला केस देखूंगा, ये देखो प्राइवेट फाइनल नहीं है, नहीं ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चे यहाँ पे फिक्स वर्ड नहीं लिखा, फिक्स्ड नहीं लिखा, तो अगर इसके अलावा चेंज इन स्टॉक दे देगा तो चेंज इन स्टॉक को क्या करोगे? इग्नोर करोगे, काट देना, क्योंकि उसने कंफ्यूज करने के लिए दिए। यहाँ पे फिक्स नहीं लिखा, ये टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें। बस इस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो अगर ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन देते तो इसको इग्नोर करो। बट हाँ ये चेक कर लेना क्वेश्चन में क्या निकालना है, कहता है एनएनपी निकालो, यानी कि अगर जीडी ये ग्रॉस डोमेस्टिक दिए तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो इसमें डेप्रिसिएशन आपको लेस करनी पड़ेगी। ओके, एक और दिखाता हूँ, जैसे कि ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फिक्स के अलावा क्या होगा? चेंज इन स्टॉक, ये दिया हुआ चेंज इन स्टॉक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या आएगा? हमारा इन्वेस्टमेंट। बट ध्यान रखो इसमें लिखा है नेट। नेट का मतलब क्या हुआ? इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है। अब मेरे को निकालना क्या है? कहता है जीडीपी निकालो, तो डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करूंगा इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, ठीक है। ये एक चीज़ था जो मेरे को तुम्हें समझाना था। तो आज इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालो, तो कंसिडर कर लेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू। वीडियो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, बाय।